Assalamu alaikum. I hope you are doing well and welcome in our class of pharmaceutical technology. Today's topic is the micro encapsulation. ठीक है, माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो है हम फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे होते हैं, ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. ठीक है, ओके. अगर हम बात करें डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजीज़ की, जो कि हम इस अपने लेक्चर में यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर क्या क्या है. अगर हम फर्स्ट बात करें माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक की, तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन हैज़ गेन्ड इम्पॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ ऑल सेल एंड टिश्यू इंजीनियरिंग एज वेल एज इन द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड oral delivery systems. There are a number of already marketed microencapsulated products for the delivery of pharmaceutics. Microencapsulation is described as a process of enclosing micron-sized particles of solid or droplets of liquid or gases in an inert shell, which in turn isolates and protects them from the external environment. ठीक है, तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम या तो सॉलिड्स या फिर ड्रॉपलेट्स, जो कि हो सकते हैं लिक्विड के या गैसेस के ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं. अच्छा, ये जो होंगे हमारे पास आइदर सॉलिड हों या सॉलिड के अलावा लिक्विड या गैस के ड्रॉपलेट्स हों. ठीक है, ये किस साइज़ में होते हैं हमारे पास, माइक्रोन की साइज़ में होंगे, लाइक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे इनके. ठीक है, उसको हम एक शेल में इनक्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं. अच्छा, अब वो शेल कैसा होगा, ये जो डोजेज हमने बताई सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस की, ये लाइक एक डोज है, इसको हम एक शेल के अंदर इनक्लोज्ड कर रहे होंगे. ठीक है, और ये जो शेल हमने बताया है, ये शेल क्या होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए. मींस कि ये जो अंदर हमने डोजेज फॉर्म इनक्लोज करी है, ये इस शेल के साथ कोई रिएक्शन ना करे. ठीक है, अगर ये रिएक्शन कर जाएगा तो फिर अगर रिएक्शन कर जाएगा तो फिर हमें क्या नुकसान हो सकता है. क्या हो सकता है, ये हमारी डोजेज फॉर्म की हाफ़ लाइफ पे कोई असरअंदाज करे, शेल्फ लाइफ पे असरअंदाज करे, डोजेज फॉर्म को जो है वो अपनी इंटेक्ट कंडीशन में ना रहने दे. ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी इंट्रैक्शन कर सकता है. हो सकता है कि कोई सेफ्टी का इशू आ जाए अगर ये आपस में इंटरेक्ट कर जाए तो. ठीक है, सो इसके अलावा माइक्रो इनकैप्सुलेशन मीन्स ऑफ अप्लाइंग थिन यूनिफॉर्म कोटिंग टू द माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, डिस्पर्जेंस और ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड्स. ठीक है, इसके अलावा माइक्रो इनकैप्सुलेशन की दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, वो ये है कि हम अप्लाई कर रहे हैं एक थिन यूनिफॉर्म कोटिंग. ठीक है, ये जो शेल बोला है जिसको हमने, इसको हम थिन यूनिफॉर्म कोटिंग भी कह सकते हैं. किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, माइक्रो पार्टिकल्स के ऊपर, सॉलिड डिस्पर्जेंस के या फिर ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड के. ठीक है, ओके. The product obtained by this process are called microparticles, microcapsules and microspheres. अब ये जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना ना, जिसको हमने बनाया यहाँ पे, ये अब क्या कहलाएगा, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी या फिर फार्मास्यूटिकली इस तरह के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो कैप्सूल्स भी कह सकते हैं या माइक्रोस्फीयर्स भी कह सकते हैं. ठीक है, अच्छा, व्हेन द पार्टिकल साइज इन बिलो 1 millimeter, so they are known as the nanoparticles. ठीक है, अगर पार्टिकल साइज 1 मिलीमीटर से छोटा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नैनो पार्टिकल्स, नैनो कैप्सूल्स या फिर नैनो स्फीयर्स कह सकते हैं. जब हमारे पास पार्टिकल साइज जो है उसका डायामीटर जो है 3 से 800 मिलीमीटर्स तक होगा, तो इस तरह के हम पार्टिकल्स को बोलेंगे माइक्रो पार्टिकल्स, माइक्रो कैप्सूल्स या माइक्रोस्फीयर्स. जबकि जिन पार्टिकल्स का साइज़ मोर देन 1000 मिलीमीटर होगा, ऐसे पार्टिकल्स को हम बोलेंगे मैक्रो पार्टिकल्स. ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो सकता है कि हम जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्निक कर रहे हैं उसमें अगर हमारे पास पार्टिकल साइज़ 1 मिलीमीटर से कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, 3 to 800 के दरमियान होगा तो क्या कहलाएगा,
1000 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा तो उसका नाम क्या होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। Generally, the term microsphere is employed for the homogeneous structures made of one continuous phase, and the term microcapsule is used for a reservoir-like structure with a well-defined core and envelope coat या envelope, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो जो हमने बात करी माइक्रो कैप्सूल्स की या फिर माइक्रोस्फेयर की। अच्छा, स्फेयर हम कहाँ यूज़ कर रहे होंगे, माइक्रोस्फेयर हम तब यूज़ कर रहे होंगे जब हमारे पास जो कोटिंग हो रही होगी ना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के ऊपर, वो होमोजेनाइज्ड हो स्ट्रक्चर में अपनी, ठीक है। सब तरफ से ये जो हमारे पास स्फेयर है, स्क्वायर है, सब तरफ से जो है वो पूरा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, यानी इसकी थिकनेस सब तरफ से इक्वल हो, होमोजेनस स्ट्रक्चर हो तो, और कंटिन्यूअस फेस के ऊपर बना हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे माइक्रोस्फेयर। और अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर जो है एज अ रिजर्वायर लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी प्रोटेक्शन वगैरह के टर्म में यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, तो हम इसको जो है बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को माइक्रो कैप्सूल, यानी हमारी जो डोजेज फॉर्म होगी इनसाइड उसको ये एनवायरनमेंट वगैरह से प्रोटेक्ट कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में हम इसको माइक्रो कैप्सूल बोलेंगे जब ये स्ट्रक्चर एज अ एनवेलप या कोट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है, डोजेज फॉर्म के लिए। तो ये माइक्रो कैप्सूल करा रहा है। ओके, इसके अलावा देयर एग्जिस्ट अ वैरायटी ऑफ माइक्रो capsules which can differ in size, composition and function, ठीक है। The characteristics of the microcapsules ultimately depends on the final goal of the encapsulated product, as they can be used to entrap all sorts of substances like solid, liquid drugs, proteins, बैक्टीरिया सेल्स, स्टेम सेल्स एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये माइक्रो इनकैप्सूल जो है टेक्निक सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर नहीं है, इसके अंदर हम क्या क्या इंट्रैप कर सकते हैं, इसके अंदर हम ड्रग्स के अलावा जो है बैक्टीरिया सेल, स्टेम सेल्स और सॉलिड और लिक्विड प्रिपरेशंस को भी इंट्रैप कर सकते हैं। अच्छा, सो विथ सच रेंज ऑफ सब्सटेंसेस that can be entrapped, one can conclude the microcapsules can have an assessment of objectives and applications, whether for drug delivery, enzymes, retrieval and artificial cells and artificial tissue delivery and delivery of microorganism, ठीक है। तो हम इस माइक्रो इनकैप्सूल को किस लिए, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी एप्लीकेशन और ऑब्जेक्टिव्स बयान कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करवा रहे हैं तो ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ हो रहा है। मींस अगर हम कोई एंजाइम वगैरह इसमें इंट्रैप करवा के उसको करवा रहे हैं तो एंजाइम रिट्राइवल्स के तौर पे यूज़ हो सकता है ये। अगर हम इसके ज़रिए कोई सेल या टिश्यू को बॉडी के अंदर डिलीवर करवा रहे हैं तो हम कहेंगे कि आर्टिफिशियल टिश्यू या फिर सेल डिलीवरी में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रैप करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, फॉर द डिलीवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अगर हम गोल्स की बात करें, अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं, गोल्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन। सो माइक्रो इनकैप्सुलेशन कैन बी used to achieve a number of objectives. Some goals of micro encapsulation include material structurization. इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ स्लाइड को। आई होप अब क्लियर होगा। मटेरियल स्ट्रक्चरेशन की अगर हम बात करें तो मटेरियल स्ट्रक्चरेशन के लिए ये किस तरह से यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास है माइक्रो इनकैप्सूल कैन प्रोवाइड स्ट्रक्चरेशन टू कंपाउंड दैट आर नॉर्मली डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्टर ड्यू टू फैक्टर्स
सच एज द मटेरियल्स इंसॉल्युबिलिटी, ठीक है, और वॉलेटिलिटी, रिएक्टिविटी एंड हाइग्रोस्कोपिसिटी एंड फिजिकल स्टेट, ठीक है। तो मटेरियल को एज अ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, किन मटेरियल्स के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है कि अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है वो इंसॉल्यूबल हो, वॉलेटाइल इन नेचर हो, या फिर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, या हाइग्रोस्कोपिक हो, ठीक है। तो अगर इंसॉल्यूबल मटेरियल होगा, रिएक्टिव होगा, या वॉलेटिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होगी कि वॉलेटाइल इन नेचर होगा कि वो स्कैप कर सकता है, तो हम उसको एक प्रोटेक्टिंग शीट में डाल रहे हैं और उसको हम नाम दे रहे हैं माइक्रो एनकैप्सूल का। या वो मटेरियल हमारे पास बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक हो, यानी वो एयर से जो है वो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा सकता हो, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक को यूज़ करें। दूसरी एक तो पर्पज़ ये हो गया मटेरियल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, दूसरा पर्पज़ क्या है इसका, माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक का गोल हमारे पास क्या हो सकता है दूसरा, दैट इज़ द प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। So protection by microencapsules may also be required when orally administering a therapeutic due to the exposure to the harsh conditions of the upper GI tract. अच्छा, नॉर्मली अगर हम जनरल बात करें प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन बाय माइक्रोएनकैप्सूल्स में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड हो सकती है हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस के अंदर। फर्स्ट जो है प्रोटेक्शन का जो रोल है, फर्स्ट जो अगर हम बात कर रहे थे कि प्रोटेक्शन का जो रोल है, प्रोटेक्शन के तौर पे कैसे माइक्रो एनकैप्सूल जो है वो यूज़ हो रहे हैं, इस तरह यूज़ हो रहे हैं कि कंटेंट को जो है प्रिवेंट कर रहे होते हैं डिग्रेडेशन से, कि जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी इन्वायरमेंट से कोई रिएक्शन ना हो जाए, और अगर कहीं ऐसा ना हो कि इन्वायरमेंट से रिएक्शन होने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हो जाए, ठीक है, डिग्रेड, ठीक है। तो प्रोडक्ट की डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करवा रहा होता है हमारे पास माइक्रो एनकैप्सूल। अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो मैं इसको दोबारा से इधर लिख देती हूँ। डिग्रेडेशन से प्रोटेक्शन करवा रहा है माइक्रो एनकैप्सूल, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स, जैसे कि डिग्रेडेशन किस किस वजह से हो सकती है, सच एज ऑक्सीजन, लाइट, हीट एंड ह्यूमिडिटी विच कुल डिस्ट्रॉय एनी लायबल कंपाउंड, ठीक है। तो हीट, लाइट या ह्यूमिडिटी वगैरह किसी भी ऐसे कंपाउंड को जो कि इनसे सेंसिटिव हो उसको डिग्रेड कर सकती है। तो माइक्रो एनकैप्सूल जो है हमारे पास एक तो प्रोटेक्शन इस तरह से प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी किस तरह से कर रहा था, ये जैसे हमारे पास ओरली एडमिनिस्ट्रेड प्रोडक्ट्स होते हैं कुछ, जो कि हमारी जीआई ट्रैक्ट में की जो कंडीशन होती है, जीआई ट्रैक्ट के अंदर एसिड होता है, ठीक है, उससे उसके एक्सपोजर से जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या डिग्रेड हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम उसको माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा इन एडिशन द होस्ट इम्यून सिस्टम वुड क्विकली लीड टू द इम्प्लांटेड सेल रिजेक्शन एंड अनडिजायर्ड साइड इफ़ेक्ट्स इफ द सेल आर रिकग्नाइज एज फॉरेन, ठीक है। अब क्या होता है बॉडी के अंदर जब हम इम्प्लांटेशन करते हैं ऑर्गन्स वगैरह की, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो उसको रिकग्नाइज करता है एज अ फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। जब वो उसको फॉरेन सब्सटेंस रिकग्नाइज करता है तो वो उस पर अटैक करता है और उस नतीजे में इम्प्लांटेड सेल्स वगैरह जो हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इम्प्लांटेड सेल को हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इम्यूनो प्रोटेक्शन एंड इम्यूनो आइसोलेशन में बी अचीव्ड बाय माइक्रो कैप्सूल्स important for the in vivo delivery and implantation of mammalian cells such as stem cells and tissues and cell engineering application, ठीक है। तो हम इस पर्पस के लिए भी माइक्रो कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा द कैपेबिलिटी ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स टू सर्व एज द पर्पस ऑफ इम्यूनो प्रोटेक्शंस has been well demonstrated in a number of diseases contents including type 1 diabetes, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, cancer and other disorders. So
माइक्रो इनकैप्सूल में ऑल्सो सर्व टू परमिट कंट्रोल रिलीज ऑफ द इनकैप्सुलेटेड कंटेंट। तीसरा इसका क्या है कि ये कंट्रोल रिलीज के तौर पे भी यूज़ हो रहे होते हैं फार्मूलेशंस के। अच्छा, कंट्रोल रिलीज किस तरह से ये ड्रग्स का करवा रहे हैं? विच कैन बी रेगुलेटेड बाय केमिकल, फिजिकल एंड मैकेनिकल फैक्टर्स। अभी कंट्रोल रिलीज के अंदर ड्रग के कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वो केमिकल हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं या फिजिकल हो सकते हैं, जो कि ड्रग का कंट्रोल रिलीज करवा रहे हैं। अ कंट्रोल रिलीज कैन परमिट अ लॉन्गर एंड मोर एफिशिएंट थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ एन एंजाइमेटिक बाय प्रोडक्ट विच अदरवाइज मे बी अ लिमिटेड हाफ लाइफ इन वीवो। ठीक है, अगर हम एंजाइमेटिक प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी वीवो कंडीशन के अंदर यानी आउटसाइड द बॉडी हाफ लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है एंजाइमेटिक प्रोडक्ट्स की। सो इस तरह के प्रोडक्ट को हम आराम से माइक्रो इनकैप्सूल करके उनका जो है हाफ़ लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो स्लोली स्लोली बॉडी में जाके रिलीज़ हो। अगर हमने इसको डायरेक्टली दे दिया एंजाइमेटिक प्रोडक्ट को तो इनकी हाफ़ लाइफ कम है, तो ये जल्दी से बॉडी में जाके जो है एक्सक्रीट आउट भी हो सकते हैं। मगर अगर हम इनको एज अ माइक्रो इनकैप्सुलेटेड प्रोडक्ट के तौर पे बना देंगे तो इनकी हाफ़ लाइफ जो है वो सम हाउ प्रोटेक्ट हो जाएगी और इसको हम एज अ कंट्रोल रिलीज सब्सटेंस भी यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, इट में ऑल्सो यानी माइक्रो कैप्सूल्स में ऑल्सो रेगुलेट द रिलीज ऑफ द इनकैप्सुलेटेड प्रोडक्ट एज द डिज़ायर्ड टाइम, रेट, डोज एंड द साइट ऑफ एक्शन। उसके अलावा माइक्रो इनकैप्सूल्स को अगर हम कंट्रोल रिलीज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है कि ये जो ड्रग प्रोडक्ट का जो टाइम है, इसके अलावा डोज है या किस साइट पे जाके उसको जो है वो ड्रग को रिलीज़ करना है, ये सब हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल रिलीज ऑफ प्रोडक्ट का यहाँ पे है कि फॉर टारगेट डिलीवरी के लिए यूज़ हो सकती है, एक्सटेंडेड थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए यूज़ हो सकती है कि जो हमारे पास थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो ज़्यादा टाइम तक रहेगी, स्पेसिफिक एक जगह पे टारगेट पे जाकर ड्रग जो है वो रिलीज़ हो, और प्रोडक्ट की हाफ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए भी हम माइक्रो इनकैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस लेक्चर का जो है ये पार्ट 1 यहीं तक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वी विल डिस्कस the topic in continuation. Okay, till then take care yourself and Allah Hafiz.